यूनियन लेजिस्लेचर, ठीक है। सो पार्लियामेंट हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है, तो बेसिकली हमने पार्लियामेंट हमें रखना है कि हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट होना चाहिए। उसका इंस्पिरेशन हमने कहाँ से लिया, तो सोर्स क्या था, दैट इज़ अ ब्रिटिश गवर्नमेंट। हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट से ये चीज़ सोची। आर्टिकल 79 से लेके 122 तक हम पार्ट 5 में डील करते हैं हमारे यूनियन लेजिस्लेचर के साथ। बेसिकली हमारा कंपोजिशन क्या होता है, दैट इज़ प्रेसिडेंट, जो कि मेंबर तो नहीं होता, बट बिकॉज वो विल को साइन करता है या फिर कहे तो प्रोग्रेस सम्मन करता है हमारे हाउसेस को, या फिर ऑर्डिनेंसेस को इशू करता है, सो जैसे हम उसको एक पार्ट मानते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो हम कंपोजिशन देखते हैं दोनों हाउसेस का। सबसे पहले बात करते हैं राज्यसभा, तो मैक्सिमम 250 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 12 होते हैं हमारे नॉमिनेटेड। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट की बात करूँ तो किस तरीके से होता है, इंडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं वो एमएलएस के थ्रू। प्रपोर्शन रिप्रेजेंटेशन हमारा एसटीवी, ठीक है, सिंगल ट्रांसफर वोट के थ्रू। एलोकेशन ऑफ सीट्स जो है वो पॉपुलेशन के बेसिस पे होता है, दैट इज़ वाई वेरी करती है सीट स्टेट टू स्टेट। ठीक है, तो यूएस में इक्वल होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे इक्वल नहीं होता है। ठीक है, नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूटीज़ की बात करूँ तो वहाँ पे भी इनडायरेक्टली ही इलेक्टेड होते हैं। हमारा इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होता है, इसके लिए स्पेसिफिकली कॉलेज जो है कॉन्स्टिट्यूट होता है, और वही प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफर वोट। ओनली दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर की जो है यूटीज़ में से रिप्रेजेंटेशन होता है हमारा टू द राज्यसभा, बिकॉज बाकी सब में लेजिस्लेटिव असेंबली है ही नहीं। ठीक है, नॉमिनेटेड जो मेंबर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट करते हैं, उनके क्वालिफिकेशन होता है अलास। अलास का मतलब है आर्ट, लिटरेचर, सोशल साइंस या फिर साइंस में, सोशल सर्विस या साइंस में जो है उनका अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो। यूएस ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और फोर्थ शेड्यूल जो है इससे डील करता है रिगार्डिंग द नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। ठीक है, सेकंड बात करते हैं सेकंड हाउस लोकसभा की, जिसमें मैक्सिमम मेंबर्स 552 होते हैं। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स की बात करूँ तो यहाँ पे डायरेक्टली रिप्रेजेंटेशन होता है फ्रॉम द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज में से। इलेक्शन होते हैं और उनका सिस्टम क्या होता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, मतलब एक सिंपल मेजोरिटी वाला। यूनिवर्सल हेल्थ फ्रेंचाइज को हम फॉलो करते हैं, इसका मतलब जो भी 18 साल से ऊपर है उन सबको मौका दिया जाता है वोट डालने का। डिस्क्वालिफिकेशन जो भी है लॉ या फिर कॉन्स्टिट्यूशन तय करती है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूटीज़ की बात करूँ तो पार्लियामेंट डिसाइड करता है कि किस तरीके से वहाँ से चूज़ किया जाएगा। तो पार्लियामेंट ने बेसिकली आरपीए के थ्रू बोला है कि वहाँ पे भी डायरेक्ट इलेक्शन होंगे। तो बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा था यूटीज़ के बारे में, वो पार्लियामेंट ने लॉ बाय लॉ, ठीक है, ध्यान रखना है, पार्लियामेंट ने बाय लॉ बोला है कि डायरेक्ट इलेक्शन वहाँ पे होंगे। ठीक है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम वही है, सिंपल मेजोरिटी है ना, मैक्सिमम वोट जिसको भी मिलेगी। टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात करूँ तो वो क्या होता है, दैट इज रेशियो होना सीट्स एंड पॉपुलेशन का, वो सेम होता है थ्रू आउट द स्टेट। थ्रू आउट द स्टेट सीट्स वर्सेस पॉपुलेशन जो है हमारा सेम होता है, और उसी से डिपेंड करता है कि कितनी नंबर ऑफ सीट जो है, तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन ज़्यादा नंबर ऑफ सीट होती है हमारे किसमें, स्टेट में। ड्यूरेशन ऑफ बोथ दी हाउसेस की बात करूँ तो राज्यसभा में बात करूँ तो परमानेंट हाउस है, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। इसके जो मेंबर्स है वो रिटायर होते हैं 1/3 एवरी 2 ईयर्स पे। ठीक है, और वो एलिजिबल है कि दोबारा से वो रिलेक्ट होकर आ सकते हैं राज्यसभा में एज वेल एज उनका नॉमिनेशन भी प्रेसिडेंट कर सकता है दोबारा से। टर्म की बात करूँ तो वो गिवन नहीं है, तो हम वैसे मानते हैं 6 साल, वो पार्लियामेंट ने एक्ट के थ्रू का है। ठीक है, लोकसभा की बात करूँ तो 5 साल इसका टर्म होता है, जो कि डिसॉल्व होता है। डिसॉल्व दो तरीके से होता है, ऑटोमेटिकली 5 साल के बाद जब टर्म एंड हो जाता है, एज वेल एज प्रेसिडेंट भी डिसॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है साइन हो गया हो, या फिर प्राइम मिनिस्टर खुद से डिसॉल्व करा दें, इस तरीके से। टर्म जो है इसका बढ़ाया जा सकता है ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट की अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो क्वालिफिकेशन है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, दैट इज़ ओथ लेनी पड़ती है, सिटीजन होना पड़ेगा। राज्यसभा के केस में 30 साल, लोकसभा के केस में 25 साल की उम्र होनी पड़ेगी। एंड आपको जो है ठीक है, पार्ल क्या लिखा है मैंने, जो भी पार्लियामेंट तय करी। ठीक है, तो ओथ, सिटीजन और उम्र के बारे में तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। उसके अलावा बोला गया कि जो भी पार्लियामेंट बोले, तो पार्लियामेंट एक एक्ट लेके आता है आरपीए, जिसमें वो जो आरपीए एक्ट बोलता है कि टू बी द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट आपकी क्वालिफिकेशन है, आपको रजिस्टर इलेक्टर होना पड़ेगा। जहाँ पे भी आप लड़ रहे हो, जहाँ पे भी चुनाव के लिए खड़े हो रहे हो, तो वहाँ पे रजिस्टर होना पड़ेगा। SC ST का होना पड़ेगा अगर आपको रिजर्व सीट के लिए लड़ना है तो। ठीक है, तो एक्ट के थ्रू। ठीक है, और डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि या फिर तो अपने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट किया हो, अनसाउंड माइंड के हो, जो कि कोर्ट तय करेगा, कोर्ट बताएगा, अनसॉल्वेंट हो गया हो आप, इंसॉल्वेंट, ठीक है, या फिर सिटीजन ना रहे हो, या फिर पार्लियामेंट जो भी बोले। ठीक है, तो 4 चीज़ें हैं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट, अनसाउंड माइंड है ना, इंसॉल्वेंट, या फिर सिटीजन ना रहे हो तो। बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशन बोले, जो पार्लियामेंट बोले, तो पार्लियामेंट बेसिकली एक लॉ लेके आया, मतलब पार्लियामेंट जो है उसने भी कुछ डिस्क्वालिफिकेशन बताई है। ठीक है, आरपी एक्ट में। ठीक है, तो क्या बताया, या फिर तो अपने कोई इलेक्शन ऑफेंस कराओ, कोई क्राइम कराओ, कोई जेल गए हो आप 2 या 2 से ज़्यादा साल में, लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं होता, बिकॉज प्रिवेंटिव डिटेंशन में जा सकते हो, लेकिन उसके अलावा नॉर्मली आप जेल गए हो 2 या 2 से साल में, आपने कोई इलेक्शन एक्सपेंस नहीं दिया है,
आपने कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट करा, आपने कोई करप्शन डिसऑल्टी करी, आपने कोई लड़ाई को प्रमोट करा है, आपने कोई सोशल क्राइम करा है, तो उन सारे केसेस में जो डिसीजन लेता है रिगार्डिंग द नोटिफिकेशन वो प्रेसिडेंट लेता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के ओपिनियन के बाद, ठीक है। तो ये सारी हमारी आरपीए एक्ट के थ्रू कंडीशन है। उसके अलावा डिफेक्शन एक एंटी डिफेक्शन लॉ भी था, जो कि बोलता है अगर आप गिव अप कर देते हो अपनी पार्टीशिप को, या फिर आपने वोट कर देते हो डायरेक्शन के अगेंस्ट, या फिर आप इंडिपेंडेंट हो, आप ज्वाइन कर लेते हो पार्टी, या फिर नॉमिनेटेड हो तो कर लेते हो ज्वाइन पार्टी आफ्टर द 6 मंथ तक कर सकते हो, लेकिन उसके बाद करते हो, तो इन सारे केसेस में आप जो है मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट नहीं रहोगे। और ये डिसीजन कौन लेता है? हमारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर, स्पीकर या फिर चेयरमैन, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। नो वेकेशन ऑफ सीट्स कब कब खाली हो सकती है? देखो, या फिर तो डबल मेंबरशिप आ जाए। 2 हाउसेज हैं, ठीक है। 2 हाउसेज में आपका सिलेक्शन हो गया, राज्यसभा एंड लोकसभा, तो 10 दिन में बता दो, वरना आपकी राज्यसभा इज अपर हाउस, जब भी अपर हाउस होती है उसकी सीट चली जाती है, ठीक है। आपका एक ही हाउस में 2 सीट पे है, दो जगह से आपने फाइट करी, 2 सीट पे आ गया, तो एक का बता दो, वरना ठीक है। तो अच्छा एक हाउस में थे आप, नहीं कंडीशन अलग है। एक हाउस में बैठे थे जैसे कि राज्यसभा, और लोकसभा के आपने लड़ा, तो आपकी राज्यसभा की सीट चली जाएगी, बिकॉज आप पहले की चली जाएगी ना, तभी आप ना खुश थे, तभी तो आपने सेकंड के लिए लड़ा, राइट। 2 सीट से लड़ा तो एक बता दो, वरना दोनों चली जाएंगी, है ना। और पार्लियामेंट और स्टेट मतलब एमपी एमएलए दोनों बन चुके, तो एमएलए की पोस्ट से रिजाइन कर दो 14 दिन के अंदर, वरना आपकी पार्लियामेंट की सीट चली जाएगी, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन जो भी हो सकती है, रिज़ाइन कर सकते हो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, एब्सेंट हो गए हो 60 दिन से भी ज़्यादा, या फिर कुछ अदर केसेस जैसे कि आपने कुछ फ्रॉड करा या फिर कहीं अदर पोस्ट पे आपकी अपॉइंटमेंट हो गई है, तो इन सारे केसेस में वेकेशन हो सकती है हमारी सीट्स की, ठीक है। ओथ ऑन अफर्मेशन ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट के सामने लेंगे, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो प्रेसिडेंट खुद बोलता है कि इसके सामने ले लो, मैं नहीं आ सकता किसी भी कारण। फेथ, सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी मेंटेन करनी है, ड्यूटी अपनी करनी है। अच्छा, अगर हम कोई भी ओथ नहीं लेते हैं तो आप प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, जो हमारे एमपीज़ होते हैं, तो ओथ लेना बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है। जो हमारी सैलरीज होती हैं, अलाउंसेस होती हैं, वो पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है, एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर की जो सैलरी होती है वो चार्ज ऑन दी सीएफआई होती है। इसका मतलब है नॉन वोटेबल, इसका मतलब उस पर वोट नहीं होगी और उसको कम भी नहीं किया जा सकता, राइट। प्रिसाइडिंग ऑफिसर की अगर मैं बात करूँ तो लोकसभा में होता है हमारे स्पीकर, जो कि इलेक्टेड होता है अमंग्स द मेंबर्स में से इलेक्शन उसका होता है, जिसकी इलेक्शन की डेट हमारा प्रेसिडेंट जो है फिक्स करता है। वेकेशन की बात करूँ कब कब खाली हो सकता है, जब या फिर तो वो मेंबर ही ना रहे लोकसभा का, तो स्पीकर भी नहीं रह सकता, या फिर रिजाइन दे दें डिप्यूटी स्पीकर को, या फिर रेजोल्यूशन उसको हटाने के लिए रेजोल्यूशन ला दिया जाए। अब रेजोल्यूशन आने का क्या तरीका है? तो 14 दिन का जो है नोटिस दिया जाता है, 50 मेंबर्स जो हैं इस नोटिस को देते हैं, ठीक है। मतलब इस नोटिस को मूव करें, उसके बाद जो होता है हमारा इफेक्टिव मेजॉरिटी के साथ रिमूव किया जाता है वोट होके, ठीक है। तो इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होती है? जो भी हमारी टोटल सीट्स है माइनस द वैकेंट, उसका 50% प्लस में 1, ठीक है। अच्छा, इस दौरान स्पीकर जो है प्रिसाइड नहीं कर सकता, ऑफ कोर्स उसी को हटाने का रेजोल्यूशन है, तो क्यों फिर वो, वरना वही नहीं करेगा, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। और वोट लेकिन वो दे सकता है, क्योंकि बिकॉज अब वो स्पीकर नहीं है, लेकिन मेंबर ऑफ द प्रेसिडेंट, तो मेंबर ऑफ द हाउस तो है, ठीक है। लोकसभा का डिसोल्यूशन जो है वो होता है टिल न्यू स्पीकर, जब तक नहीं मतलब हो जाता है, फिर भी वो रहता है अपनी जगह पे जब तक न्यू स्पीकर नहीं आ जाए। पावर की बात करूँ तो उसको पावर कहाँ से मिलती है? कॉन्स्टिट्यूशन से, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड पार्लियामेंट्री कन्वेंशन से उसे पावर मिलती है, ठीक है। रोल्स पावर्स एंड फंक्शंस उसके क्या होते हैं? तो सबसे पहले ऑर्डर एंड डेकोरम मेंटेन करके रखता है वो हाउस का, इंटरप्रेट है वो कॉन्स्टिट्यूशन, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट्स का इन द हाउस, एडजन कर सकता है हाउस को या सस्पेंड कर सकता है अगर एब्सेंस होता है क्वारम का, क्वारम पूरा नहीं है, मिनिमम मेंबर भी नहीं है। जॉइंट सिटिंग में भी प्रिसाइड करता है। कास्टिंग वोट डालता है। कास्टिंग वोट का मतलब है जब क्लियर इस तरीके से होगी, हाँ में येस भी 50 है और नो भी 50 है, तो वो अपनी एक वोट डालेगा जिससे कि फैसला होगा। अलाउ कर सकता है सीक्रेट सिटिंग, मतलब जिसमें कोई भी जो है बाहर का कोई भी मनुष्य ना हो। मनी बिल जो है उसका भी डिसीजन लेता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, ठीक है। डिस्क्वालीफाई कर सकता है एमपी को अंडर द डिफेक्शन, जैसे कि हमने देखा था। चेयरमैन होता है वो इंडिपेंडेंट पार्लियामेंट्री ग्रुप्स का एंड इंडियन पार्लियामेंट ग्रुप का, एंड अपॉइंटमेंट करता है वो जो भी चेयरमैन होते हैं हमारी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के चेयरमैन होता है, तो उनकी अपॉइंटमेंट भी करता है। एज वेल वो चेयरमैन होता है खुद बीजीआर का, बिजनेस एडवाइजरी रूल्स एंड जनरल पर्पस कमिटीज़ का, वो खुद भी चेयरमैन होता है। इम्पार्शियल एंड इंडिपेंडेंट स्पीकर हम कैसे इंश्योर करते हैं? तो देखो, सबसे पहले तो उसकी पोस्ट को हमने सीजीआई के इक्वल रखा है, ठीक है, जो कि 7th पोजीशन पे आती है। एंटी डिफेक्शन इसके ऊपर नहीं लगता, अगर वो खुद से पार्टी छोड़ना चाहे तो भी छोड़ सकता है, उसको इसके खिलाफ एंटी डिफेक्शन काम नहीं करते हैं। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर की बात करूँ तो वो उसको होती है, और वो बिकॉज ऑफ द रिमूवल प्रोसीजर इतना आसान नहीं है, ठीक है ना। 14 दिन नोटिस देना पड़ेगा 50 मेंबर्स को मिलकर, फिर उसके बाद हमारा इफेक्टिव मेजॉरिटी से निकाल सकते हैं, तो इट्स नॉट दैट ईजी। सैलरीज चार्ज ऑन द सीएफआई होती है, इसका मतलब है उसकी जो सैलरीज है उसको कम नहीं कर सकते, एंड वोट भी नहीं कर सकते। कास्टिंग वोट वो डालता है जिससे कि वो एक तरीके से न्यूट्रलिटी को प्रमोट कर सके, राइट। डिप्यूटी स्पीकर की बात करूँ तो उसका इलेक्शन वही अमंग्स द मेंबर होता है, उसकी डेट जो है स्पीकर करता है, स्पीकर की डेट प्रेसिडेंट और डिप्यूटी स्पीकर की स्पीकर करता है। रिमूवल सेम प्रोसेस है। स्पेशल चीज़ क्या है इसके बारे में, एक प्लस पॉइंट क्या है, जब भी वो पॉइंट होता है किसी भी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी का, तो वो ऑटोमेटिकली उसका चेयरमैन बन जाता है, ठीक है। वोट जो है वो नहीं करता है, मतलब
जब प्रेसाइड नहीं कर रहा है तो नॉर्मल एमपी की तरफ वोट करेगा, प्रेसाइड कर रहा है कास्टिंग वोट करेगा, सिंपल। सैलरी एंड ऑल वही चार्ज होना CFI है। रिजाइन किसको देता है? स्पीकर को देता है। स्पीकर किसको देता है? डिप्टी स्पीकर को देता है। फैक्ट्स की बात करूँ जो हमारा दैट इज स्पीकर के बारे में, जो ये भी पोजीशन है, इसके ओरिजिन GOI 1919 में था। स्पीकर प्रोटेम एक टर्म होती है, ये फर्स्ट होता है जो प्रेसाइड करता है एक न्यूली इलेक्टेड हमारी लोकसभा पे। इसके अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है और एक सबसे सीनियर मोस्ट जो बंदा होता है, ये मेन क्या करता है, ये ओथ प्रेसिडेंट के सामने लेता है। और ये टेम्प्रेरी ऑफिस है, उसका मेन काम क्या है कि दूसरे MP से ओथ ही लिवाता है, ठीक है, ओथ लिवाता है, बस इसका इतना ही काम रहता है। उसके बाद ये हट जाता है और फिर इलेक्शन हो जाता है ना, स्पीकर के लिए, और इलेक्शन चूज हो जाता है। चेयरमैन की बात करो तो वाइस प्रेसिडेंट होता है, डिप्यूटी चेयरमैन इलेक्टेड होता है वही अमंगस्ट, और वही सेम जो है चीज़ें हैं, ठीक है। लीडर ऑफ द हाउस की अगर मैं बात करूं तो हमारा PM रहता है, ठीक है, जिस हाउस से वो है, और अदर में से PM खुद नॉमिनेट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन में इस पर मेंशन है, रूल्स ऑफ द हाउस में एक लॉ है उसमें है, ठीक है। लीडर ऑफ द अपोजिशन जो दोनों हाउसेस में होते हैं, लीडर जो कि लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी के होते हैं, जिसके पास 1/10 जो है सीट होती है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन है, और इक्वल्स टू कैबिनेट जो मिनिस्टर है उसकी ट्रीटमेंट इसको मिलता है, ठीक है। विप की बात करूँ तो एक असिस्टेंट फ्लोर लीडर है, कुछ नहीं एक तरह का मॉनिटर है, अपनी पॉलिटिकल पार्टी का हर का होता है। कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह कहीं भी ये मेंशन नहीं है, ठीक है। सेशन ऑफ द पार्लियामेंट की बात करूँ तो सबसे पहले हमारा सेशन है, टाइम जो है फर्स्ट मीटिंग से लेके प्रोरोगेशन तक, उसके बीच में उसको हम कहते हैं सेशन। 3 सेशन होते हैं, बजट, मानसून एंड विंटर। सिटिंग की मैं बात करूँ तो पहला जो सेशन है उसमें बहुत सारी, एक ही सेशन में बहुत सारी सिटिंग होती है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है कि 2 सेशन होने हैं, बट और उसमें गैप नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 6 मंथ का, ठीक है। रिसेस का मतलब है बिटवीन द सेशन वाला टाइम पीरियड। समन का मतलब है कॉल द प्रेजेंट करना, मतलब सबको आना है तो प्रेजेंट करते हैं। एडजॉर्न का मतलब होता है सिटिंग को थोड़ी डेफिनेट पीरियड के लिए छोड़ देना, जो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर करता है। एडजॉर्नमेंट साइड का मतलब है टर्मिनेट कर देना सिटिंग को इनडेफिनेट पीरियड के लिए, कुछ बताना नहीं कि कब दोबारा से मिलना है, ठीक है। वैन जब जनरली इसको करता कौन है, हमारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर करता है, और कब करता है, जब काम सारा हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद जनरली प्रोरोगेशन होता है, ठीक है। कोरम की बात करूँ तो मिनिमम मेंबर जितने होने चाहिए, जो कि 1/10 होता है, जिससे कि हम अपनी असेंबली अपने डिस्कशंस को कर सकें। अगर नहीं होता है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर चाहे तो एडजर्न भी कर सकता है, सस्पेंड भी कर सकता है हमारे हाउस को, ठीक है। प्रोरोगेशन हमारा एंड करना सेशन को, जो कि प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। डिसोल्यूशन हमारा प्रेसिडेंट करता है, और लोकसभा में ही होता है जनरली ऑफकोर्स रेजोल्यूशन, और तो राज्यसभा में तो होता नहीं। इम्पैक्ट क्या होता है जनरली इसमें, क्या होता है, जो भी बिल, जो भी मोशन, जो भी मतलब सपोज नोटिस पेंडिंग, वो लैप्स हो जाते हैं अगर वो पेंडिंग इसमें हमारे लोकसभा में पेंडिंग है, ठीक है। एक्सेप्शन है अगर कोई बिल है जो ओरिजिनेट एंड पेंडिंग राज्यसभा में, देखो राज्यसभा में और बिल लोकसभा से उसका कोई भी लिंक नहीं है अभी तक, तो वो टर्मिनेट नहीं होगा। बिल पास्ड बोथ जगह से पास होकर प्रेसिडेंट के पास चला गया तो भी वो लैप्स नहीं होता है। बिल प्रेसिडेंट के पास चला गया लेकिन उसको दोबारा से रिकंसिडर करने के लिए बोला था तो भी नहीं, मतलब अगर सिर्फ लोकसभा के टच में है अभी, ठीक है, तो होगा। अगर लोकसभा के टच में होके प्रेसिडेंट के पास चला गया तो नहीं होगा, ठीक है। तो बस प्रेसिडेंट का टच मिल गया तो नहीं होगा, या फिर अगर लोकसभा का टच है ही नहीं तो भी नहीं होगा, ठीक है। दैट्स इट। लेम टेक सेशन का मतलब होता है जो लास्ट सेशन होता है, ठीक है। वोटिंग इन द हाउस, देखो जितने भी मैटर्स होते हैं वो डिसीजन कैसे लिया जाता है उन पर मेजोरिटी वोट्स पे। तो क्या प्रोसीजर होता है, डिबेट होती है, फिर उसके बाद वोटिंग होती है, अलग अलग तरीके से वॉइस होगा, अदर भी मेजर्स हैं, जैसे कि आप स्लिप डाल सकते हो ना, आप हैंड रेज कर सकते हो, इस तरीके से। लैंग्वेज इन पार्लियामेंट की बात करूँ तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था कि हिंदी एंड इंग्लिश को हम यूज़ करेंगे पार्लियामेंट्री ट्रांजेक्शन्स के लिए। इंग्लिश को चाहे तो आफ्टर द 15 ईयर्स मर्जी है कि उसको हटा सकते हो, लेकिन एक्चुअली एक लॉ लाए हम ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, उसके तहत बोला गया कि हम इंग्लिश को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज के टाइम में इंग्लिश और हिंदी में काम होता रहा। मदर लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ तो मदर लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं बोलने के लिए, लेकिन उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है प्रिसाइडिंग ऑफिसर की, ठीक है, जो भी हमारे MPs होते हैं। डिवाइसेज ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, तो डिवाइसेज क्या है हमारी पार्लियामेंट्री की प्रोसीडिंग के काम करने के तरीके। क्वेश्चन आर, इसका मतलब है पहला जो आर होता है, पहला जो घंटा होता है, उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 3 काइंड के क्वेश्चन मिनिस्टर से पूछने, स्टेयर्ड जिसमें ऑरल आंसर दिया जाएगा, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ लो। अनस्टेयर्ड जिसमें रिटर्न आंसर दिया जाएगा, तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मत पूछो। शॉर्ट नोटिस जो कि 10 दिन के अंदर उसका आंसर देना पड़ता है, ठीक है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर में लिखा गया है, ठीक है। 0 आर का मतलब होता है आफ्टर द क्वेश्चन आ रही होता है, इसका कोई भी मतलब वो नहीं है स्पेसिफिक, जो भी चाहे वो डिस्कशन कर सकते हैं, मतलब मत करो, कोई मर्जी नहीं है। मोशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए डिस्कशन को तो मोशन लाया जाता है। इसका नेचर के बेसिस पे देखें तो सब्सटेंटिव होता है, मतलब न्यू। सब्सटीट्यूट मतलब पुराने को बदल के नया लाया गया। एंड सब्सिडी का मतलब होता है कि सब कुछ पुराना मोशन उसमें कुछ ऐड कर किया गया, सब्सिडी, राइट। क्लोजर मोशन होता है डिबेट को एंड करने के लिए, डिबेट एंड करो, वोट पे लगा दो। प्रिविलेज मोशन होता है कि किसी मिनिस्टर ने कोई वॉयलेट करा है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को तो ये मोशन लाया जाता है। कॉलिंग अटेंशन का मतलब है कि अटेंशन को बुलाना, तो मेंबर जो है अटेंशन को लाता है किसी भी स्पेसिफिक मैटर पे। नो कॉन्फिडेंस ऐसा मोशन होता है जहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है अगर वो पास हो जाता है तो, और ओनली लोकसभा में लाया जाता है, वो भी 50 मेंबर के सपोर्ट के साथ, तो ध्यान रखना है।
देखो ओनली लोकसभा में लाया जाता है तो सिंपल है, बिकॉज रेजोल्यूशन सिर्फ लोकसभा का होता है, लेकिन इसके लिए याद रखना 50 मेंबर का सपोर्ट भी लगता है, ठीक है। कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब होता है कि जब इंट्रोड्यूस होता है गवर्नमेंट टू प्रूव इट्स मेजोरिटी, गवर्नमेंट खुद लाती है, खुद ये मोशन उठाती है और अपनी मेजोरिटी प्रूव करने के लिए बेसिकली, अगर मोशन पास नहीं होता है तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है, ठीक है, मतलब सरकार नहीं बनेगी, राइट। सेंसर, सेंसर का मतलब होता है एक्सप्रेस करना डिसअप्रूव, डिसअप्रूव टू द गवर्नमेंट एक्शन, सेंसर लगा देना ना किसी भी चीज़ पे, तो इसलिए डिसअप्रूव कि हम इस बात से अप्रूव नहीं करते हैं, फिर हम अलाइन नहीं करते हैं, फिर हम हामी नहीं भरेंगे इस चीज़ के लिए। मोशन ऑफ थैंक्स क्या होता है, फर्स्ट सेशन जो आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन जो कि हमारा होता है, फिर फर्स्ट सेशन जो हर साल होता है, अगर वो रिजेक्ट हो जाता है तो कॉन्फिडेंस नहीं है ऐसा हमें पता चलता है, राइट। पॉइंट ऑफ ऑर्डर का मतलब है ऑर्डर, मतलब ऑर्डर का मतलब है डेकोरम, तो रेज करना कंसर्न रिगार्डिंग पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, तो किस तरीके से काम हो रहा है उसके रिगार्डिंग कंसर्न जताना, उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर की काम सही तरीके से नहीं हो रहा है ये। तो अगर वो अगर हो जाता है तो उससे सस्पेंड हो सकती है हमारी प्रोसीडिंग फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए रोकी जा सकती है, क्योंकि काम जो है तरीके से नहीं हो रहा है, ठीक है। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, कुछ नहीं, एमपीज डिस्कस कर सकते हैं जो भी अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है। स्पेशल मेंशन एक डिवाइस है जो कि अलाउ करता है मेंबर्स ऑफ राज्यसभा को कि किसी भी मैटर को वो रेज कर सकते हैं, तो ध्यान रखना स्पेशल मेंशन सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के लिए किसी भी मैटर को रेज करने के लिए। आगे हम बात करते हैं बिल्स की, तो बिल्स हमारे पब्लिक होते हैं, प्राइवेट होते हैं, दो तरीके के होते हैं, ठीक है, पब्लिक एंड प्राइवेट। तो पब्लिक जो होती हैं वो इंट्रोड्यूस मिनिस्टर्स करते हैं, प्राइवेट हमारे मेंबर्स जो है नॉर्मल एमपीज करते हैं। पब्लिक में जो हमारे पॉलिसीज़ जो हैं बेसिकली जो भी बिल वो लाएंगे तो अपनी पॉलिसीज़ को कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करते हैं। प्राइवेट में ऑफकोर्स ऐसा नहीं होता है, इनके अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं बिकॉज उनको कौन ला रहा है, मिनिस्टर, और उनके पास तो मेजोरिटी है, प्राइवेट के कम होते हैं। रिजेक्ट अगर ये होता है तो हो सकता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाए, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता अगर वो रिजेक्ट भी हो जाता है तो। 7 दिन का नोटिस देना पड़ता है इनको, है ना, पहले, और इनको 1 महीने का नोटिस देना पड़ता है बिल्कुल लाने से पहले, ठीक है। नाउ लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन इंडियन पार्लियामेंट, तो ऑर्डिनरी बिल के केस में किस तरीके से हमारा इंडियन पार्लियामेंट जो है बिल को पास करता है। तो सबसे पहले हमारा बिल जो है ड्राफ्ट होता है, उसके बाद वो इंट्रोडक्शन होता है बिल का और पहली रीडिंग होती है। इस टाइम पे ना कोई भी वोटिंग वगैरह नहीं होती, ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं होती, जस्ट एक पता चलता है कि ये बिल आया है। उसके बाद वो पब्लिकेशन होता है गेजेट पे, उसके बाद सेकंड रीडिंग होती है जिसमें हम अच्छे से डिस्कशन करते हैं क्लॉज बाय क्लॉज, और एक कमेटी को भी रेफर करते हैं, ठीक है, जैसे कि और अच्छे से हम उस बिल को समझ सकें। उसके बाद थर्ड रीडिंग होती है, थर्ड रीडिंग में जनरली वोटिंग होती है, ठीक है। फिर उसके बाद वो अदर हाउस में होता है अगर पास चला जाता है तो, ठीक है। तो वही सेम प्रोसेस होगा, ठीक है, बिल को इंट्रोडक्शन करेंगे, सेकंड रीडिंग होगी, थर्ड रीडिंग होगी, वोटिंग होगी, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट के एक्सेंट के लिए वो जाता है, उसके इस तरीके से बिल जो है हमारा लॉ बन जाता है, ठीक है। तो इन सिचुएशंस में अदर हाउस से जाने में, ठीक है, तो बहुत सारी कंडीशंस होती है डेडलॉक की, जिसको रिजॉल्व करने के लिए हम जॉइंट सेटिंग कराते हैं। तो हम देख लेंगे बिल इन द सेकंड हाउस आता है तो उसके पास बेसिकली क्या क्या चॉइस होती हैं। तो उसके पास होती है कि पास कर दो बिल को विदाउट अमेंडमेंट, अगर वो पास कर देते हैं बिल को तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, वो क्या बन जाएगा, पास हो जाएगा, ठीक है। या फिर वो पास करता है बिल को विद अमेंडमेंट और उस अमेंडमेंट को पहला हाउस एक्सेप्ट कर लेता है, तो इन दोनों केसेस में जो हमारे प्रेसिडेंट के पास वो जाएगा और वो पास हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। नाउ अगर वो ऐसे बिल को अमेंडमेंट के साथ देता है और फर्स्ट हाउस को वो अमेंडमेंट मंजूर नहीं होती है, या फिर वो रिजेक्ट कर देता है बिल को, या फिर कोई भी एक्शन लेता ही नहीं है 6 महीने तक, तो इन सारे केसेस में, इन तीनों केसेस में क्या होता है, डेडलॉक की सिचुएशन क्रिएट होती है और प्रेसिडेंट चाहे तो जॉइंट सेटिंग बिठा सकता है, ठीक है। फाइनेंशियल बिल्स, देखो फाइनेंशियल बिल्स क्या होते हैं, जो बेसिकली डील करते हैं फाइनेंशियल मैटर्स, जैसे कि हुआ CFI, टैक्सेशन एंड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, तो पैसे से और टैक्सेशन से जो कर रहे हैं। ओरिजिनेट होता है बेसिकली, ओरिजिनेट इन लोकसभा में ये ओरिजिनेट होता है जनरली, ठीक है। अगर हम बात करें टाइप्स की तो सबसे पहला मनी बिल है जो आर्टिकल 110 में है, जिसमें हम टैक्सेस, बोरोइंग, CFI, कंटीजेंसी फंड, है ना, इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं। जो बिल है अगर वो मनी बिल नहीं होता है, अगर उसमें फ़ाइन है, पेमेंट ऑफ फीस है, या फिर टैक्स है जो कि लोकल अथॉरिटी को हमने दी गई है, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसको मनी बिल हम नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो फाइन, फीस एंड अगर ऐसे टैक्स की अथॉरिटी जो लोकल अथॉरिटी को दी गई तो उसको हम मनी बिल नहीं बोलते हैं। अच्छा, कौन डिफाइन करता है कि कोई भी बिल जो है मनी बिल है या नहीं है, ठीक है, तो वो हमारा स्पीकर करता है, राइट। फाइनेंशियल बिल फर्स्ट, आर्टिकल 117 सब क्लॉज 1, तो फाइनेंशियल बिल जो फर्स्ट है वो बेसिकली ये इस तरीके से कि इसमें मनी बिल के भी प्रोविजन होते हैं और जनरल लेजिस्लेटिव प्रोविजंस भी होते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल सेकंड में क्या होता है कि इसमें भी हमारे मनी बिल के प्रोविजन है, जनरल प्रोविजन, लेकिन मनी बिल के प्रोविजन कम है। इसमें तो हो गया, देखो मनी बिल में हो गया, समझो मनी बिल में हमारा 90 या 100% जो है, 100% समझो, 100% जो है वो क्या है, दैट इज़ मनी, फाइनेंस से ही रिगार्डिंग है। फाइनेंशियल बिल में हमारा 50-50 हो गया है ना, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, इसमें हमारा 30 एंड 70 हो जाता है। तो लेजिस्लेटिव वाले 30 हैं और नॉर्मल जो है वो लेजिस्लेटिव वाला 70% पार्ट है, और जो मनी वाला चीज़ है वो सिर्फ 30 है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मनी बिल, फाइनेंशियल बिल फर्स्ट, फाइनेंशियल सेकंड का। तो देखो आर्टिकल 110, 117 सब क्लॉज 1, ये सब क्लॉज 3 पे इसकी इंट्रोडक्शन सिर्फ लोकसभा में हो सकती है, इसकी इंट्रोडक्शन भी सिर्फ लोकसभा में होती है, लेकिन यहाँ पे किसी भी हाउस में, ये जनरली एक ऑर्डिनरी लॉ की तरह है, ठीक है।
प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लगती है, बिल्कुल दोनों में लगती है, ठीक है, दोनों में लगती है। राज्य इसमें नहीं लगती, ठीक है। राज्यसभा का जो रोल होता है वो सिर्फ एडवाइजरी होता है, ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता यहाँ पे, वो अमेंड रिजेक्ट कुछ भी कर सकता है, तो उसका मतलब पूरी ये नॉर्मल, फिर उसके बाद ऑर्डिनरी लॉ की तरह ही है। स्पीकर की सर्टिफिकेशन चाहिए, इसमें चाहिए, इसमें नहीं चाहिए, इसमें भी नहीं चाहिए। जॉइंट सेटिंग इसमें नहीं हो सकती, लेकिन इसमें और इसमें हो सकती है, ठीक है, तो सिंपल है। देखो इसमें क्या करो, मनी बिल को याद रख लो, ये ऑर्डिनरी बिल जैसा ही है। इसमें से जो पहले जो दो चीज़ें हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन एंड प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन, वो सेम है, ठीक है, बाकी सब नॉर्मल बिल की तरह है। आगे हम बात करते हैं जॉइंट सेटिंग की। तो इसमें बेसिकली क्या करते हैं, बोथ हाउसेस के जो भी लोग हैं वो एक मीटिंग करते हैं, ठीक है। दो टाइप की होती है, एक तो प्रेसिडेंट जब एड्रेस करता है हाउस को तब होती है मीटिंग, या फिर जब लेजिस्लेटिव डेडलॉक हो जाता है तो इस मीटिंग को हम कराते हैं, ठीक है। प्रोविजन की बात करूँ तो इसको चेयर कौन करता है, हमारे लोकसभा का स्पीकर करता है, और ये लोकसभा के ही रूल्स को जो है फॉलो करती है। और इसके लिए क्वोरम किसी भी मीटिंग के लिए 110 चाहिए होता है, तो इसके लिए भी चाहिए होता है। एक्सेप्शन है कि इसके मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में हमारी जॉइंट सेटिंग नहीं करा सकते हम, ठीक है। पास यहाँ पे बिल कैसे होता है, सिंपल मेजोरिटी के साथ ही होता है, ठीक है। ओके, नाउ कंपैरिजन बिटवीन द लोकसभा एंड द राज्यसभा। तो इक्वल पावर कब कब है, सो ऑर्डिनरी बिल के केस में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में, जब इम्पीच करना हो प्रेसिडेंट को, नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करने के केस में, अप्रूव करने के लिए ऑर्डिनेंसेस, तो इक्वल पावर होती है। लेकिन कहाँ राज्यसभा को कम पावर है एज कम्पेयर टू लोकसभा को ज़्यादा है, तो मनी बिल के केस में है ना, फाइनेंशियल बिल ऑफ कैटेगरी फर्स्ट के केस में नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ वहीं आ सकता है, डिसकंटिन्यू करने के लिए नेशनल इमरजेंसी सिर्फ और सिर्फ लोकसभा की जरूरत पड़ती है, राइट। या फिर बजट के केस में, तो इन सारे केसेस में हमारी लोकसभा को ज़्यादा पावर है। बात करते हैं बजट की, तो बेसिकली बजट का एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि एनुअली रिप्रेजेंट होता है, और क्या रिप्रेजेंट करता है वो गवर्नमेंट के क्या रेवेन्यूज है, क्या एक्सपेंसेस हैं। टाइप्स की बात करूँ तो एनुअल होता है, 112 यूनियन बजट जिसको हम कह रहे हैं। इंटीरियर बजट होता है जो लेस देन ईयर, छोटे टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए होता है, बेसिकली जनरली न्यू इलेक्शन से पहले होता है। जैसे कि अब देखो हमारा बिल आता है फ्रॉम दी अप्रैल से लेके, अप्रैल से होगा, लेकिन हमारा इलेक्शन वो अक्टूबर में है, इसका मतलब है इस टाइम के लिए नई, बिकॉज पूरे साल के लिए नहीं कर सकते ना सरकार जो है, क्योंकि छोटे पीरियड के लिए करेंगे, क्योंकि उसके बाद सरकार बदल सकती है, इसलिए इसको कहते हैं इंटीरियम बजट, ठीक है। वोट एंड अकाउंट का मतलब है जो 2 मंथ के लिए होता है, अंटिल बजट इज पास, जैसे कि बजट को पास होने से पहले, जैसे कि हमारा देखो प्रोसेस जो है मार्च, ठीक है, मार्च और अप्रैल 2 महीने के लिए, क्योंकि अप्रैल के लास्ट तक जो है बजट जाके पास होता है, ठीक है। तो मार्च अप्रैल उस दौरान जब ये बजट पास हो रहा होता है, तो उसके टाइम के लिए भी खर्चे के लिए चाहिए, पैसे चाहिए, तो वो उसको हम कहते हैं वोट ऑन अकाउंट, ठीक है, वोट ऑन अकाउंट, ठीक है। प्रोसीजर की मैं बात करूँ तो सबसे पहले प्रेजेंटेशन होता है हमारा, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है। उसके बाद जनरल डिस्कशन होता है दोनों हाउसेज में, डिबेट होती है। उसके बाद कमेटी को दिया जाता है डिटेल, जो कि डिटेल तरीके से एग्जामाइन करती है। उसके बाद डिमांड फॉर ग्रांट जो है उस पर वोटिंग होती है, मतलब जो भी डिमांड किया है गया है ग्रांट्स का थ्रू द डिफरेंट जो भी डिपार्टमेंट्स मिनिस्टर्स उन पर वोटिंग होती है। उसके बाद अप्रोप्रिएशन बिल जो है वो हमारा पास होता है, जो कि ये परमिशन दे देता है कि हम विड्रॉ कर सकते हैं सीएफआई से। और उसके बाद फाइनेंस बिल जो है वो पास होता है, जो कि टैक्सेशन की बात करता है कि किस तरीके से टैक्सेशन लगाया जाए, मतलब टैक्स लगाया जाएगा, पैसा कहाँ कहाँ से लिया जाएगा, ठीक है। बजट में बेसिकली होता क्या, रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट होती है, एक्सपेंडिचर होती है ना, क्लोजिंग ईयर का भी बजट होता है, देखो है ना, डेफिसिट भी होता है कि है या नहीं है तो क्यों है ना, एंड कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, जो कि ये भी बजट का एक पार्ट होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं रोल ऑफ द प्रेसिडेंट का, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, तो प्रेजेंट विद पहली बात तो जो हमारा बजट है वो प्रेजेंट होता है विद प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के थ्रू, एंड उसी से पास और हैव टू पास इट, मतलब जो बजट है उस पर ऑब्लिगेटरी होता है प्रेसिडेंट को कि उनको हाँ बोलना ही बोलना है, ठीक है। कट मोशंस, तो ये बेसिकली गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाने के लिए अपोजिशन पार्टी लेके आती है। सबसे पहले पॉलिसी कट है, जिसमें वो डिसअप्रूव करते हैं कि पॉलिसी खराब है, इस पॉलिसी को हटा दो। दूसरा होता है इकॉनमी, वो कहते हैं एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है, इसको कम करो। तीसरा होता है टोकन, अगेंस्ट द फंक्शनिंग ऑफ द पार्टिकुलर गवर्नमेंट एजेंसी या फिर हुआ दैट इज़ डिपार्टमेंट की, ये चीज़ ना अच्छी नहीं है, ये चीज़ अच्छा काम नहीं कर रहा, तो उसको कम पैसा दो, इस तरीके से, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन अगर मैं बात करूँ प्रोविजन की, तो आर्टिकल 112 बात करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बजट की, 113 बात करता है डिमांड फॉर ग्रांट्स की, 114 बात करता है अप्रोप्रिएशन बिल की, 115 करता है सप्लीमेंट्री एडिशनल एंड एक्सेस ग्रांट की। सप्लीमेंट्री का मतलब है सुप्लीमेंट करना, मतलब ऑलरेडी एक हमारे पास है दैट इज़ एक्स्ट्रा जो है फंड चाहिए, एग्जिस्टिंग कोई एग्जिस्टिंग पॉलिसी दी उस पर खर्चा करना था, लेकिन खर्चा कम है, मतलब हमें कम पर कमी पड़ रही, तो और पैसा लेना चाहिए। एडिशनल का मतलब है न्यू, कोई हम न्यू ही पॉलिसी लेके आ गए एकदम से। एंड एक्सेस ग्रांट का मतलब होता है एक्स्ट्रा देन अप्रूव्ड, हमने गलती से थोड़ा सा ज़्यादा जो है खर्चा कर दिया, अप्रूव नहीं था लेकिन हम ज़्यादा कर दिया, यहाँ पे मांग रहे हैं पहले खर्चा करने से, यहाँ पे कर दिया है, ठीक है, इस तरीके से। 116 बात करता है वोटन अकाउंट, वोटन क्रेडिट एंड एक्सेप्शन ग्रांट की। देखो वोटन अकाउंट तो हमने देखा है पार्ट ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर, जो कि हमारे 2 महीने का बजट हम लेके आते हैं। वोटन क्रेडिट एंड एक्सेप्शन ग्रांट बेसिकली अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर के लिए होता है कि वोटन क्रेडिट मतलब एक तरीके से ब्लैंक चेक दे देना
कि देखो जाओ खर्च कर सकते हो, जैसे कि वॉर वगैरह के टाइम पे होता है, फिर कोई इमरजेंसी लगी उस टाइम पे होता है। 117 स्पेशल प्रोविजन एज टू फाइनेंशियल बिल्स ओनली इंट्रोडक्शन इन लोकसभा एंड प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन। तो 117 क्या बोलता है कि स्पेशल प्रोविजन दे रखे हैं टू द फाइनेंशियल बिल कि कुछ चीज़ें जो हैं उनको इंट्रोडक्शन जो है ये वाले बिल्स का सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन हमारा लोकसभा में होगा और प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लगेगी। किस लिए होता है? मनी बिल्स के लिए एंड फाइनेंशियल बिल कैटेगरी फर्स्ट के लिए, ठीक है। आर्टिकल 226 बात करता है कंसोलिडेटेड एंड कंटिजेंसी फंड की, एंड 267 बात करता है कंटिजेंसी फंड जो है प्रेसिडेंट के अंडर रहेगा, ठीक है। तो नो टैक्स लीव और कलेक्टेड एक्सेप्ट, देखो कोई भी टैक्स हम लगा नहीं सकती, गवर्नमेंट नहीं कलेक्ट कर सकती एक्सेप्ट लॉ बनाएगा तब, और उसमें भी पार्लियामेंट कम नहीं कर सकती, कैन कम कर सकती है या फिर हटा सकती है टैक्सेस को, बट ज़्यादा बढ़ा नहीं सकती है, ठीक है। दैट्स इट। नाउ बात करते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आर्टिकल 266 की। रिसिप्ट एंड पेमेंट, जो भी पैसा आ रहा है जो भी जा रहा है, ठीक है, भारत के खजाने से, ठीक है, लोन आ रहा है, कोई रीपेमेंट कर रहे हैं लोन का, तो सबको जनरली जो भी ज़्यादा ट्रांजेक्शन है कंसोलिडेटेड फंड से ही होती है। पब्लिक अकाउंट की बात करूँ तो आर्टिकल 266, ये पब्लिक मनी ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रेडिटेड, मतलब जो लोगों का पैसा है जो गवर्नमेंट के पास रखा गया है, क्रेडिट हुआ है, ठीक है। और इसका ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू होता है, एंड कोई भी पार्लियामेंट का यहाँ पर रोल नहीं होता, और ये जो पैसा होता है एक टाइम के बाद लौटाना पड़ता है, जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के प्रोविडेंट फंड, राइट। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, आर्टिकल 267 इसके बारे में डील करता है कि ये बोलता है कि जो प्रेसिडेंट है वो एडवांसेस दे सकता है, खर्चा कर सकता है अगर अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर आता है तो, और उसको हेल्ड हमारा फाइनेंस सेक्रेटरी करता है, ठीक है। अच्छा, चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसका क्या मतलब होता है? ऐसे एक्सपेंडिचर जो चार्ज हैं वो नॉन वोटेबल, मतलब उस पर वोट नहीं होगी रिगार्डिंग हमारे पार्लियामेंट में, ठीक है। डिस्कशन कर सकते हैं लेकिन वोट नहीं। ओके, सो डिस्कशन कर सकते हैं पार्लियामेंट में लेकिन ऑफ कोर्स वोट नहीं किए कर सकते, राइट। सो डिस्कशन कर सकते हैं लेकिन वोट नहीं कर सकते, है ना। नाउ सैलरी अलाउंसेस जो कि जिसके हैं, दैट इज प्रेसिडेंट हुआ, प्रिसाइडिंग ऑफिसर हुआ, है ना, एज वेल एज सैलरीज ऑफ एससी कैग यूपीएससी के मेंबर्स हुआ, कोई डेप्ट हुआ, कोई कोर्ट को पेमेंट करनी है, राइट, गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर कोई अदर एक्सपेंसेस जो पार्लियामेंट बोले। और पेंशन में ध्यान रखना कि हाई कोर्ट की सिर्फ पेंशन है, ओनली पेंशन। सैलरी जो चार्ज ऑन होती है वो स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड पे होती है, सिर्फ पेंशन जो है वो सेंटर के पे होती है, ठीक है। नाउ स्पेशल पावर्स क्या हैं जो राज्यसभा के पास हैं, दैट इज़ वो क्रिएट कर सकती है, करवा सकती है ऑल इंडिया सर्विस, आर्टिकल 312 जब वो रेजोल्यूशन पास करे 2/3 मेजोरिटी के साथ। ऐसे स्टेट लिस्ट पे कोई भी लॉ बनवाने के लिए बोल सकते हैं अगर वो रेजोल्यूशन पास करे 2/3 मेजोरिटी के साथ, या प्रोक्लेम करने के लिए नेशनल इमरजेंसी जब हमारा लोकसभा डिसॉल्व होती है तब, या रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। तो इन केसेस में EIS है ना, स्टेट लिस्ट पे कोई लॉ, नेशनल इमरजेंसी है ना, एंड VP के रिमूवल में। आगे हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, का मतलब है जो पार्लियामेंट के लोग हैं उनको कुछ ना प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, जैसे कि कलेक्टिव में बात करूँ तो राइट टू पब्लिश रिपोर्ट्स की, वो अपनी रिपोर्ट्स को पब्लिश कर सकते हैं, जो चाहे उसमें पब्लिश कर सकते हैं। एक्सक्लूजन ऑफ स्ट्रेंजर्स, वो चाहे तो पार्लियामेंट से एक्सक्लूड कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रेंजर उस टाइम पे ना आए। रेगुलेशन ऑफ प्रोसीजर, अपने खुद के प्रोसीजर को किस तरीके से काम होगा, किस तरीके से कोई भी काम होगा वो खुद देखते हैं। पनिशमेंट फॉर कंटेम्प्ट, अगर कोई गलत काम करेगा पार्लियामेंट के अंदर है कि तो वो खुद ही उसको पनिशमेंट भी दे सकते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन, अगर कोई भी पर्सन है जिसको जेल होती है या फिर किसी भी वजह से, तो उसको इन्फॉर्म करने का हक होता है। इंक्वायरीज बिठा सकते हैं, ठीक है। जुडिशियल इम्यूनिटी, जब भी जुडिशियल इम्यूनिटी का मतलब है कि अपने आप ज़रूरी, मतलब अगर कोई जैसे कि कोर्ट में पेश करने के लिए बोले तो उसको मना कर सकते हैं, ठीक है, तो दैट इज जुडिशियल इम्यूनिटी है। प्रोटेक्शन फ्रॉम लीगल प्रोसेसेस, अच्छा नहीं सॉरी, जुडिशियल इम्यूनिटी में ये था कि जो कुछ भी वो बोल रहे हैं, राइट टू स्पीक, उनको उनके ऊपर ये नहीं है कि कोई उसके बेसिस पे कोर्ट, मतलब उस 4 दीवार में कुछ भी हो रहा है तो उसके बेसिस पे कोर्ट कुछ नहीं बोल सकती उस चीज़ पे, राइट, कोर्ट नहीं बोल सकती। प्रोटेक्शन फ्रॉम लीगल प्रोसेसेस है, ठीक है, तो विदाउट प्रेसिडिंग ऑफिसर के कोई भी परमिशन के लीगल प्रोसेसेस किसी भी के खिलाफ, किसी भी MP के खिलाफ नहीं हो सकता, ठीक है। इंडिविजुअल की बात करते हैं, इम्यूनिटी फ्रॉम अरेस्ट नहीं किया जाएगा सेशन के 40 दिन पहले से, सेशन के दौरान और 40 दिन बाद में, सिविल केसेस में, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कोर्ट कुछ नहीं बोलेगी इस चीज़ में, आप कुछ भी बोल रहे हो। एक्सेप्शन है फ्रॉम द जूरी सर्विस, ठीक है, कि ड्यूरिंग सेशन आप जरूरी जो भी, मतलब अगर आपको कोर्ट में पेश होना तो वो उसके लिए मना कर सकते हो, राइट, कैन से मना कर सकते हो। नॉट क्वालिफाइड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, मतलब ये कोई सिंगल, ये जो हमारी इम्यूनिटीज़ हैं, जो प्रिविलेजेस हैं, इसके बारे में किसी सिंगल जगह नहीं लिखा हुआ है, बल्कि डिफरेंट मल्टीपल जगह लिखा हुआ है।